नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। खबरों की शुरुआत कानपुर से, जहां पर कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर युवा भारत नशा मुक्ति अभियान के तहत दीप चौराहे पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हिंदू संगठन व योग इंडिया मिशन के सहयोग से हुआ, जिसमें नशीले पदार्थ की प्रतीकात्मक होली जलाई गई। दक्षिण संयोजक मयंक त्रिपाठी ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और इसे भविष्य के लिए खतरा बताया। हनुमान मंदिर से दीप चौराहे तक रैली निकालकर नशे के खिलाफ नारे लगाए गए। कार्यक्रम में पीयूष रंजन, रॉबिन सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। इस रैली का सीधा सा उद्देश्य हमारा जो आज का युवा है, जो नशे में संलिप्त हो रखा है, उस युवाओं को नशे से दूर रखने का एक संदेश दिया गया है। और सीधी सी साधारण भाषा में एक संदेश दिया कि नशा हटाओ और जीवन बचाओ, क्योंकि आज के युवा है पूरी तरीके से नशे में संलिप्त है। और भारत एक युवाओं का देश है, शक्तिशाली समृद्धशाली देश है। तो अगर हमको युवाओं को बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है, तो नशे को समाज से दूर फेंकना होगा। उसी तरीके से आज ये रैली निकालकर हम लोगों ने नशे की होली जलाई है। नशे की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो सरकार से अनुमति भी मिलती है। सरकार से भी आप मांग करते हैं? बिल्कुल, सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जो भी इजी वे में चीजें मिल रही हैं, ऐसे गोगो, गांजा, ये जरा इस गुमटियों में मिल रहा है, तो इसके लिए भी हम सरकार से कमिश्नर साहब का बिल्कुल मिलेंगे और एक बैठक करेंगे कि किस तरीके से ये छोटी गुमटी और दुकानदारों पे हम लोग रोक लगा पाए और ताकि ये जो नशीले पदार्थ की कमर टूट सके। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस जो है, इस पर हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया है कि जो भारत के युवा हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कल का भारत युवाओं का भारत होगा, और आज भी यह युवाओं का भारत है, तो उसके लिए एक षड्यंत्र के तहत जो कल युवा होने वाले हैं हमारे आज बच्चे, उस पौध को एक षड्यंत्र के तरीके से नशे की तरफ ढकेला जा रहा है। और वो कल जो युवा होने वाले हैं उनकी आज कमर तोड़ी जा रही है, उनके आज कंधे तोड़े जा रहे हैं। हम सबको जागरूक होकर के अगर कल का भारत बनाना है, कल का समृद्धशाली भारत बनाना है, कल का शक्तिशाली भारत बनाना है, तो नशे के विरुद्ध हमको एक युद्ध छेड़ना पड़ेगा। आज घर घर में ये नशा पहुंच करके हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को खोखला कर रहा है, और खासकर हमारे बच्चों को उसमें बुरी तरीके से लिप्त करके हमारे आने वाले भारत को भी कहने कहीं कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आज जागरण मंच के कार्यकर्ता तथा योग इंडिया गुरु के योग इंडिया जो है हमारे ज्योति बाबा के कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान को आज से छेड़ा है, और 110 वार्डों में हम लोग इस नशे के जो भी प्रोडक्ट हैं, इन सबका पुतला दहन करके, इन सबका सांकेतिक दहन करके हम उसका विरोध करेंगे और घर घर जन जागरण करके नशे के विरुद्ध बृहद आंदोलन चलाएंगे। चलिए अब सीधे रुख करते हैं लखनऊ की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, आइए नजर डालें। 12,75,000 करोड़ थी, आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था, उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को
एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा, हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की, सीएम युवा के नाम पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, ये सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते बात बस्ती की, जहां पर बस्ती जिला प्रशासन घाघरा नदी के संभावित प्रकोप को देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर है और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें एसडीएम सदर, हरैया, पीएससी, सीबीओ और 5 मराठा अयोध्या यूनिट शामिल रहीं। 200 बेड वाले गढ़ और बाढ़ शरणालय की व्यवस्था की गई। माझा क्षेत्र में सुखबीर बाबू, माझा कला और चांदपुर गांव पर विशेष नजर रखी जा रही है। एसपी को पीआरबी तैनाती के लिए पत्राचार किया गया है। सदर व हरैया तहसील के 100 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते
कि हमारे जनपद की 2 तहसीलें सदर और हरैया 2 बाढ़ ग्रसित तहसीलें हैं, जहाँ के 20 गांव सदर के प्रभावित होते हैं, 80 गांव हरैया के। उसके क्रम में शासन स्तर से मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। हम लोगों द्वारा 2 दिन से पूरी तैयारी की गई थी। हमारे कुल 5 स्पॉट पे मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जो एक हमारा बड़ा जो मॉक ड्रिल हुआ वो मांड घाट पे किया गया। दूसरा हमने हरैया के कटरिया बंजरिया कटरिया गांव में जो हमारा बाढ़ संग्रहालय बना हुआ है वहाँ पे कराया गया। वहाँ पे हम लोगों ने 200 बेड का एक बाढ़ संग्रहालय बना रखा है, जहाँ पे हमने टॉयलेट की व्यवस्था कर रखी है, लाइट की व्यवस्था कर रखी है, खाने के लिए हमने टेंडर कर दिया है, कैटर्स की व्यवस्था वहाँ पे है, लोगों के सोने के लिए हमने बेडिंग की व्यवस्था हमारा 200 बेड का है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वहाँ पे एक 24x7 का एक हमने मेडिकल कैंप भी स्थापित करा दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने एक PRB 112 वहाँ पे स्टेबल कराने के लिए SP सर से अनुरोध कर लिया है। इसके अलावा साफ सफाई कराने के लिए हमने 10 सफाई कर्मी भी वहाँ लगा दिए हैं। हमारी पूरी व्यवस्था है। हमारा एक गांव है हरैया का जो सुबिका बाबू जो कि महरुंड होता है, वहाँ के लोगों को हम लोग सकुशल वहाँ रखेंगे और बाढ़ में कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने दी जाएगी। इधर बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के ग्राम निदड़ू में मृतक सादिक की पत्नी गुलनाज की शिकायत पर 5 महीने बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुलनाज का आरोप है कि नवंबर 2017 में शादी के बाद ससुराल पक्ष ने उनके पति की मारपीट कर हत्या कर दी और बिना सूचना दिए दफना दिया। डीएम कार्यालय में शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर SDM ऋतु रानी की निगरानी में कब्र खोली गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा प्रकरण है श्रीमती गुलनाज पत्नी मोहम्मद सादिक, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो इनके पति की मृत्यु हुई है उस मृत्यु इन्होंने संदिग्ध उसमें बताया था। इनका कहना था कि इनके पति की मृत्यु मारपीट के कारण हुई है और गला दबाने के कारण। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डेड बॉडी को पुनः कब्र से निकालकर उसका परीक्षण करने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई संपन्न की गई है। धन्यवाद। मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ जी, आज नींदड़ू में कब्र खोदी जा रही है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है सर, इनमें जो ये शाह बिरादरी से है और इसमें ऐसा हुआ है कि जो उनकी वाइफ थी मरने वाले, उनको कुछ एतराज़ हुआ कि भाई मेरा आदमी को गलत तरीके से मारा गया। कोई भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया गला घोटने का या कुछ भी देने का। लड़के वाले इस बात से सहमत नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी आगे जो एप्लीकेशन दी और शिकायत करी, तो उसके आधार पर आज हमारे नींदड़ू में खबर खुद रही है ये। लेकिन नींदड़ू वाले इस बात से सहमत नहीं, बहुत गलत काम हुआ ये। हमें दुख है सबको इस बात का। तो हम तो यही चाहते थे कि फैसला हो जाए और इस तरह की ना हो, हमारे समाज में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस बात आधार पर ये खबर खुद रही है। आज समझाने की कोशिश करी, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए है, तो आज इनके जब ये नहीं मान पाए तो ऊपर से आदेश हुआ है खबर खोद दी जाए। तो हमारे CO साहब SDO साहब सब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी निगरानी में जी है। इधर बुलंदशहर की सयाना कोतवाली पुलिस ने ईरानी गैंग के 3 साथी सदस्य अख्तर, फिरोज और नासिर, जो कि महाराष्ट्र निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया। ये गैंग विभिन्न राज्यों में लूट, चोरी और टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देती था। आरोपी घटना से पहले शहर में होटल आदि में कमरा लेते और ठिकाना बनाते। गिरफ्तारी के बाद सयाना, आगरा और फतेहपुर सीकरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने इनके कब्जे से 68,000 नगद, सोने के आभूषण, 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद किए हैं। SP सिटी शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। थाना सयाना और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके पास से जो है चोरी के आभूषण, नगद रुपए, इसके अतिरिक्त भूटानी मुद्रा जिसकी कीमत करीबन 150 रुपये है, 3 तमंचे, 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। इस गैंग द्वारा जो है विगत दिनों सयाना में एक ज्वेलरी की दुकान से टप्पेबाजी की घटना कारित की गई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने टप्पेबाजी की घटना कबूल की है और इनके पास से जो है ज्वेलरी बरामद हुई है।
इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में और इसके अलावा दिल्ली और यूपी के आगरा से भी इन्होंने ऐसी घटना कारित की है। आगरा में फतेहपुर सीकरी में इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत है। पूछताछ के बाद पुलिस हिरासत में इन्हें माननीय न्यायालय हेतु रवाना किया जा रहा है। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी स्याना पुलिस चौकी सराय नहर पटरी से हुई है, जहां ये फिर से जो है घटना कारित करने के फिराक में थे। सर, कहिए, लोग महाराष्ट्र से आते थे तो दोबारा घटना को अंजाम देकर वहाँ से निकल गए। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र से आते थे और जिले के किसी एक होटल में रुकते थे और फिर वहां से ही जिले के विभिन्न भागों में जाकर टप्पेबाजी की घटना कारित करते थे। इधर इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में कथावाचक गगन यादव के साथ अमानवीय घटना और उन्हें नजरबंद किए जाने के विरोध में अहिर रेजिमेंट व यादव संगठन ने गुरुवार को करीब 2000 लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। भीड़ ने दांदरपुर की ओर कूच किया, जहां पुलिस से झड़प और पथराव हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने 12 फोर्स की थानों को बुलाकर हवाई फायरिंग की और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान 12 लोग हिरासत में लिए गए। घटना की पृष्ठभूमि जून की है, जब कथावाचक की चोटी काटी गई, पैर छुआए गए और मारपीट कर जुर्माना वसूला गया। घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस घटना के जब हम जड़ में जाते हैं, तह में जाते हैं, तो सबसे पहले घटना की तह में यही निकलता है कि एक साजिशकर्ता तथा कथित कथावाचक कहिए, लेकिन वो साजिशकर्ता थे जो अपनी जात को छुपाकर दो आधार कार्ड रख रहे थे, कानून को वो धता बता रहे थे। जब ये पता चलता है तो कुछ लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, चूंकि उन्होंने अपने चरण धुलवाकर यहाँ की महिलाओं को अपना चरणामृत पिलाने का काम किया था, लोगों में रोष था, इसलिए उन लड़कों ने जो गलती करी, कानून अपने हाथ में लिया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो अपराधी हैं, दो आधार कार्ड रखते हैं, जो कानून को तोड़ने का काम करते हैं, उनको सम्मानित करने का जो काम सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है, उसकी भी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम है। और ये पूरे समाज को, हिंदू समाज को जात में बांटकर, जात विद्वेष फैलाकर जाति संघर्ष का रंग देना चाहते हैं इस घटना को लेकर, जिसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। पुलिस प्रशासन की तैनाती होने के बाद आज पथराव और गोली जैसी सूचना भी मिली, को लेके गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। गांव में ये योगी की सरकार है। हम आश्वस्त करते हैं गांव वालों को, किसी भी निर्दोष को, किसी भी गांव वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, उनको छू भी नहीं पाएंगे। अच्छे गुंडों की गर्मी शांत करने का काम योगी जी ने किया है। और ये जात पर जो आधारित गुंडे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। अगर कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है, भी पथराव किया है, तो उनके खिलाफ भी FIR होगी और पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जात में विद्वेष फैलाकर जाति हिंसा करना चाहते हैं और जिस तरीके का बर्ताव उनका है, यहाँ गांव में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इटावा का दांदरपुर गांव, जहां से वीडियो वायरल हुए, कथावाचक का अपमान हुआ, कथावाचक की चोटी काटी गई, मुंडन कराया गया, तो ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वीडियो के आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 नामजद सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भाई इस वक्त उसी गांव में खड़े हुए हैं जहां वो मंदिर है, मंदिर के सामने ही यहाँ पर जो कथा पंडाल थी वो बना हुआ था और ये हवन कुंड बना हुआ है, जहाँ पर जो कथा हो रही थी उस कथा को प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि यहाँ की स्थिति जो थी वो काफी इस तरह से हो गई थी कि यहाँ का जो माहौल था वो काफी खराब हो गया था। और आज जो थे अहिर रेजिमेंट के जो लोग थे इस गांव की तरफ गूंज कर रहे थे, तो जिस तरीके से वह गूंज करने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें हाईवे पर रोका गया, तो उन्होंने बकेवर थाने का घेराव किया। घेराव करने के बाद वहां से पुलिस ने हटाया, तो वह उन्होंने NH 19 को जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद वह गांव की तरफ जैसे ही दौड़े, तो गांव के नजदीक आते ही एक चौराहे पर पुलिस से झड़प हुई। पुलिस से झड़प में उन्होंने पत्थरबाजी की, गोलियां भी चलाई। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई।
तो पुलिस की जो गाड़ी थी पत्थर से टूट गई और पुलिस प्रशासन लगातार इस गांव की तरफ नजर बनाए हुए है। लगातार दिन भर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो दौड़ रही हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो पहरा है वो बना हुआ है। पुलिस पूरी तरीके से गांव में निगरानी बनाए हुए है। गांव के लोगों से जब बात की तो वो कह रहे हैं कि 3 दिन से गांव के लोग इस गांव से बाहर बाजार करने तक नहीं जा पा रहे। उनमें सभी लोगों में डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन उन्हें सुरक्षा का जो भरोसा है वो दिलाता हुआ नजर आ रहा है। इधर बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के हालपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 6 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुआवजे, डिवाइडर निर्माण व न्याय की मांग करने लगे। इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों, जिनमें पूर्व प्रधान शामिल हैं, पर एफआईआर दर्ज की। सपा नेताओं और पूर्व मंत्री ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए एफआईआर को गलत बताया और कहा कि बीजेपी नेता भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन केवल सपा समर्थकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने एफआईआर वापस लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी। मैं असरान सिंह, ग्राम पंचायत हालपुर के पूर्व प्रधान हैं। गांव की महिला क्या मामला हुआ है? काफी आप परेशान लग रहे हैं। मामला यही है कि हमारे छोटा 4 साल का बच्चा खेल रहा था, हम लोग हल्ला गुल्ला सुने भाई, सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए। वहाँ भाजपा के लोग भी आए और वहाँ नहीं थे महिलाएं, वहाँ चर्चा कर रही थी, कोई किसी के यहाँ गृह प्रवेश था, सभी लोग उसमें व्यस्त थे। उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। जो लोग रेवती बाग की कचहरी में आए उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। आप गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ जाके देखना। तो क्या आप वहाँ गए तो अचानक से ये सब क्या हो गया? गए तो भाई जनता की भीड़ थी, पुलिस प्रशासन सभी लोग आए। तो जब वहाँ मतलब जनता की मांग यही थी कि हाँ भाई ठोकर ओकर बन जाए, आए दिन दुर्घटना हो रहा है यहाँ, यही मांग थी। और ये था कि भाई सहायता हो जाए, गरीब आदमी है। एनएच को कोई जाम नहीं, वो एनएच है भी नहीं, स्टेट ओवर हो जाए। वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग कहे कि गाड़ी आप लोग उठ जाइए, कुछ नहीं होगा। और पता न किसके दबाव में पूरे आधा गांव पर मुकदमा हो गया। बच्चे, महिलाएं, जिसके घर का बच्चा मरा है वो भी। हमारा पूर्व प्रधान जो कई बार प्रधान रहे जसराम से, कई बार प्रधान रहे, प्रतिष्ठित परिवार है वो, एक जिले का माना जाना, उन पर भी मुकदमा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राम गोविंद चौधरी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला अधिकारी से मिल करके और विगत 23 जून को हालपुर ग्राम सभा में एक तेज रफ्तार गाड़ी के एक्सीडेंट से 4 वर्षीय बालक की मृत्यु उपरांत जो घटना हुई है, पुलिस के द्वारा जो लिपापोती की गई है, हम उसके संबंध में जिला अधिकारी को अवगत कराने के लिए आए। प्रशासन का कहना है कि गांव के लोग सड़क पर आकर के और मांग कर रहे थे। हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय, अगर बलिया के लोग सड़क पे नहीं उतरे होते तो सन 1942 में बलिया सबसे पहले आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर बलिया के लोग सड़क पे उतरने की आदत अगर हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को नहीं होती तो सबसे पहले देश में बलिया को आज़ाद होने का गौरव प्राप्त नहीं होता। ये हमारी भोजपुरी मिट्टी की सुगंध है कि अगर किसी के घर कोई दुख पड़ता है, कोई दर्द होता है तो हम सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं। जिला प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहा था, सड़क पर उतरने वाला वह व्यक्ति कोई अराजकता नहीं फैला रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। इधर बिजनौर की कोतवाली शहर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अमित चौधरी और हरदेव को 2 चोरी की बाइकों के साथ धर दबोचा गया। पूछताछ में मिली जानकारी पर पुलिस ने उनके साथियों सचिन, मोनू और प्रमोद को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 इंजन, पार्ट्स और बाइक खोलने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी करते और उनके पुर्जों को अलग कर बेचते।
सभी पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मौके की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम अमित है और एक का नाम हरदेव है। अमित मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, हरदेव मेरठ का रहने वाला है। इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जो थाना कोतवाली क्षेत्र से ही चोरी की गई थी। इनकी निशानदेही पर 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम करते हैं। इनमें एक का नाम प्रमोद है, एक का नाम सचिन और एक मोनू है। इनके दोनों के कब्जे से भी 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई तथा एक मोटरसाइकिल कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं। ये 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी थाना कोतवाली क्षेत्र बिजनौर से ही चोरी की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बिजनौर के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल को चोरी करते हैं और इन जो 3 इनके अन्य साथी जो मिस्त्री हैं, इनको बेच देते हैं और इनको काट कर उसके पुर्जे बेच देते हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। इधर मुहर्रम के त्योहार को शांति व सादगी के साथ मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी क्षेत्र अधिकारियों को संप्रभात लोगों के साथ बैठक कर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके तहत भौगाव क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा ने थाना बिछुआ, भौगाम और किशनी में धर्मगुरुओं व समाज के प्रमुखों से चर्चा कर त्योहार की शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की। उन्होंने ताजिया निकालने वाले मुस्लिम समुदाय से अलम व ताजियाओं को ऊंचा न उठाने का अनुरोध किया, ताकि किसी प्रकार की हानि न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस दौरान जानकारी मीडिया को दी गई। देखिए, आगामी त्योहार जो मुहर्रम का आ रहा है, उसको लेकर आज हमने बिछवा में और किशनी में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया है। कल हम लोगों ने भोगांव और बेवर थाने में पीस कमेटी की मीटिंग उप जिलाधिकारी के साथ की थी। सभी जितने आयोजक हैं उनसे भी वार्ता हमने की है, सभी जो ताजिएदार हैं उनसे भी हमने बात की है। सभी को हमने बताया है जो निर्धारित रूट है उसी पे इनके जो मातम के जुलूस निकलेंगे उन्हीं पर निकालने हेतु बताया गया है। इनके वॉलेंटियर भी रहेंगे। हम लोग लगातार स्वयं रहकर सकुशल सारे कार्यक्रमों को संपन्न कराएंगे। ड्यूटियां हम लोग लगा रहे हैं। अभी तक किसी तरह का कोई विवाद भोगांव सर्किल में प्रकाश में नहीं आया। जो बात करें तो सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं बढ़िया तरीके से त्योहार मनाने के लिए? एक तो देखिए, बताया है हम लोग ने, जो ताजिएदार हैं इनको एक निर्धारित हमने ऊंचाई तय की है कि इससे ज्यादा ऊंचे ताजिए न बनाए। बिजली विभाग को भी हमने बताया है और हमने स्वयं रूट का भ्रमण करके भी देखा है कि कहीं अगर बिजली के तार लटके हुए हैं उनको भी हम ऊपर करा रहे हैं। और सभी से हमने ये अनुरोध भी किया है और सभी से हमने ये बताया भी है कि किसी तरह का कोई विवाद और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत इस संबंध में जो ताजिए का मुहर्रम का त्योहार है इसमें नहीं आनी चाहिए। सर, कोई ऐसी जगह आपने चिन्हित की है जिसमें कहीं विवाद की स्थिति आती है? नहीं, कोई भोगांव सर्किल के चारों थानों में हमने पीस कमेटी की मीटिंग कर ली है। कहीं किसी ने कोई पूर्व में विवाद भी नहीं रहा है और ना कोई विवाद होने की उम्मीद है। हम लोग लगातार स्वयं मौजूद रहकर सकुशल त्योहार को संपन्न कराएंगे। अच्छा, व्यवस्था की क्या? लगातार हम लोग ड्यूटी, अभी से हम लोग नाइट में ड्यूटी 27 तारीख से पहला इनका शुरू होगा और मेहंदी का जुलूस निकलेगा, लास्ट में इनका प्याला का जुलूस निकलेगा और ताजिएदार जो भी ताजिए जहाँ रखे जाएंगे हम वहाँ ड्यूटी लगाएंगे। मन्नतों के ताजिए रखे जाएंगे उनको भी हम देखेंगे और लगातार हम लोग स्वयं मौजूद रहकर सकुशल त्योहार को संपन्न कराएंगे। इधर बलिया पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। रेवती थाना क्षेत्र के देवपुर रेगुलेटर पर देर रात बाइक सवार विशाल यादव को चेकिंग के दौरान पकड़ने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके दाहिने पैर में गोली मारी। विशाल यादव, जो गौ हत्या के मुकदमे में वांछित था, चोरी की मोटरसाइकिल लेकर बिहार भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके कब्जे से देसी तमंचा, 315 बोर का खोखा, कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जनपद बलिया में अपराधियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए आज चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना रेवती पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो रुकने की बजाय वो तेज़ रफ्तार में मोटरसाइकिल से भागने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी पुलिस से की गई तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ में उस पर फायरिंग की गई तो उसको गोली लग गई और इस क्रम में पुलिस टीम के द्वारा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम विशाल बताया, जो थाना खजूरी क्षेत्र का रहने वाला है और स्थानीय थाना पर पंजीकृत गौवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त है।
उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की गई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़ की खबर सुर्खियों में रही, जहां पर आरोपी ने हाल ही में एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटी से पैसे चुरा लिए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वो घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया। आरोपी को वायु विहार क्षेत्र से पकड़ा गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना शाहगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 311/25 का वांछित अभियुक्त, जिसके द्वारा 100 साल पुराने पतवारी मंदिर पर तोड़फोड़ की घटना कारित की गई थी और दान पात्र में से पैसे भी चुराए गए थे, वो किरण कॉलोनी वायु विहार के आसपास कहीं है। इस सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस द्वारा एक व्यापक चेकिंग अभियान वायु विहार किरण कॉलोनी के आसपास चलाया गया। एक अधबने मकान के पीछे से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा नियत से फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ संयम रखते हुए फायर किया गया। उस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम तौहीद पुत्र शौकीन निवासी राधे वाली गली शिवनगर का बताया है। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मंदिर के दान पात्र से चुराए गए रुपए भी बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया है। अभियुक्त को एसएन इमरजेंसी भेजा गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्य। इधर बलिया के बैरैया थाना क्षेत्र के टोल शिवन राय गांव में 16 वर्षीय नाबालिग गोलू यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कक्षा 9 का छात्र गोलू दोगुला कार्यक्रम देखकर घर लौट रहा था, तभी दबंगों ने ताबड़तोड़ हमले कर उसकी जान ले ली। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप कुख्यात फरसा गैंग पर लगाया और पुलिस पर पूर्व में कार्रवाई न करने का आरोप भी। मौके पर एसपी सहित भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस जांच और गिरफ्तारी में जुटी है। अभी तो हम बलिया सदर हॉस्पिटल के पास आए हैं। क्या हुआ है? ऐसे मेरा भाई सबसे छोटा था, 16-17 साल का। वो फरोटोला गांव में लड़के के साथ जो दुगोला वो प्रोग्राम देखने चला गया था। ऐसे वहीं पर वो फरोटोला गांव और सिवनटोला गांव मिल के बाबू साहब लोग हैं जो हमारे गांव के, वही घेर के चाकू छोड़ा से हमला कर दिए। वहीं पर पटक के जानलेवा के पूरा कर दिए। क्या मार दिए हैं? हत्या कर दिए हैं जी। हमको न्याय चाहिए इसके लिए। क्या नाम है उनका? आपका भाई का? आपके भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम गोलू है। कितने साल के क्या करते थे वो? पढ़ाई करते थे, 9वीं क्लास में पढ़ते थे। तो आपने तहरीर दिया है थाने में? जी हाँ। आखिर मेन वजह जो है दुगोला प्रोग्राम देखने को लेकर हुआ था, या इस बीच कोई गया था? इसका कुछ भेदभाव नहीं पता चला कि क्यों मारा गया इसको। यहाँ रात एक घटना होने की सूचना है, जिसमें सिवनटोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा एफआईआर लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों को इस घटना में जो सम्मिलित है पहचाना गया है और कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मुंह पे ढाटा लगा रखा था। यहाँ पे जो रात जानकारी हुई है, एक 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें आसपास के टोले के लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। उसी समय जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि जब वो रात में करीब 1:30 बजे के करीब घर वापस जा रहे थे, तो 3-4 लोगों को ये जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है, ये भागता हुआ आया, बचाओ बचाओ। उसी में कुछ लोगों के द्वारा इसमें जो पहचाने गए हैं, एक बार तहरीर आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। कोई हैप्पी और प्रकाश हैं, इनके साथी थे।
अब इन लोगों के विरुद्ध जितने भी लोगों के विरुद्ध परिजन कहेंगे और जो भी लोगों ने देखा होगा, सभी के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा लिख के और इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बताया गया है कि 1 साल पहले भी कुछ यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी और भी जो इस तरह के तत्व हैं, शरारती तत्व और आपराधिक तत्व इस क्षेत्र में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है तथा एक अभियान चला के इधर के जितना गुंडा एलिमेंट हैं सभी के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से यही है कि क्योंकि दूरस्थ गांव है, जहां तक मेरी समझ में आया है बिल्कुल जंगल में बसा हुआ गांव है। यद्यपि ऐसे गांव में इस तरह की दुखद घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे पूछा जा रहा है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा कारण स्पष्ट नहीं। दुखद पहलू ये है कि ये सारे ही लोग इस मतलब टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18, 19 साल के हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। कोई अगर इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका भी पता लगाएंगे। कानपुर देहात के रूरा निवासी शातिर बदमाश बाबुद्दीन को पुलिस ने गुरसराहाईगंज कोतवाली क्षेत्र के नदसिया चौराहे पर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहा बाबुद्दीन कई वारदातों में शामिल रहा। हाल ही में उसने जिले में 81,000 की टप्पेबाजी की थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले ही चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर वो फायरिंग करते भागने लगा, लेकिन बाइक गिरने से वो घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगी है। मौके से उसका साथी रुस्तम भी गिरफ्तार हुआ है और घायल बदमाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक किसान है लंकुश, जो जहांगीरपुर थाना गुरसराहाईगंज के निवासी हैं। ये अपने घर से मलिकपुर ग्रामीण बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, जिसमें रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने इनकी 81,000 रुपये टप्पेबाजी करके और झोला से झपट्टा मारी करके छीन करके भाग गए थे, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसका अनावरण करते हुए 2 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिससे संबंधित अभियुक्तों के बारे में आज रात को गुरसराहाईगंज पुलिस को उनके मूवमेंट की सूचना पर लगभग 2:45 बजे पुलिस ने चेकिंग प्रारंभ की नदसिया चौराहे पर। तो 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसमें से पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया। तो उनमें से जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और मोड़ करके अनोगी रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो इनकी मोटरसाइकिल गड़बड़ा करके ये दोनों लोग गिर गए और पैदल भागने लगे और पुलिस पार्टी पर पुनः फायर करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर की, जिसमें से एक अपराधी है बाबुद्दीन, ये रूरा कानपुर देहात का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। एक दूसरा अपराधी कानपुर का है। इधर लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सलाहुद्दीन नामक व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में असलाहे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। छापेमारी के दौरान सैकड़ों की संख्या में कारतूस और कई खतरनाक व प्रतिबंधित हथियार मिले। सूत्रों के अनुसार बरामद असलाहे बेहद घातक है और इन हथियारों के जखीरों को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। रहीमाबाद समेत आसपास के थानों की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि इतनी ज्यादा असलाह कहां से आया और कैसे लाया गया। थाना मलिहाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलिहाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सनाब शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।